हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 12th का जो आपका सब्जेक्ट है फिजिक्स, उसका चैप्टर ड्यूल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस पढ़ रहे थे, उसी को आज हम कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की तरफ। तो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाला था। पहले हमने डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस पढ़ा था, उसे समझा था। फिर हमने डी ब्रॉगली का वेवलेंथ हम निकाला था हमने। फिर हमने क्या किया था, जो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है वो गैसियस स्टेट के जो पार्टिकल होते हैं, यानी वो कण जो गैसीय अवस्था में होते हैं, उनके लिए हमने वेवलेंथ निकाली थी, डी ब्रॉगली वेवलेंथ निकाली थी। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ फॉर एन एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन, यानी एक त्वरित इलेक्ट्रॉन के लिए हम डी ब्रॉगली का वेवलेंथ निकालेंगे, यानी डी ब्रॉगली का तरंग दैर्ध्य निकालेंगे। तो जैसे कि आप जानते हैं कि हम ये मानते हैं, सबसे पहले सपोज एन इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट, यानी हम पहले ये मान लेते हैं कि जो इलेक्ट्रॉन है वो v वोल्ट से जो है उसका क्या है, पोटेंशियल है। v क्या है, उसका पोटेंशियल है, ये हम मान लेते हैं। और इस पोटेंशियल से जो आपका इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर रहा है, एक्सेलरेट कर रहा है। क्या कर रहा है, त्वरित कर, या त्वरण उसमें हो रहा। The work done by electric field on the electron appears as the gain in its kinetic energy। और क्योंकि आपका जो ये इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये कार्य करेगा वो हमें ऐसा लगेगा कि वो कैसे कर रहा है, कि उसमें जो है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कार्य कर रहा है। क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड कार्य कर रहा है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो E बराबर होता है आपका एनर्जी, अगर हम इलेक्ट्रॉन के केस में ले रहे हैं, जब हम चार्ज पार्टिकल के केस में लेते हैं तो E बराबर, यानी एनर्जी का जो फॉर्मूला होता है वो E बराबर स्मॉल ev होता है। ठीक है। अब क्योंकि आपका जो इलेक्ट्रॉन है ये एक्सेलरेट कर रहा है, तो यानी इसमें काइनेटिक एनर्जी भी है। तो हम जो है काइनेटिक एनर्जी ले लेते हैं, और पिछला जो हमने डेरिवेशन देखा था, इसमें हमने जो है काइनेटिक एनर्जी को मोमेंटम की फॉर्म में निकाल के देखा। तो क्या आया था हमारा, E बराबर p²/2m। कैसे निकाला था, जो आपका काइनेटिक एनर्जी होता है वो बराबर होता है, आप जानते हैं, हाफ mv² के। अब हमने क्या किया, राइट हैंड साइड में m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड कर लिया। ठीक है, तो हमने क्या किया, m को मल्टीप्लाई किया और डिवाइड कर दिया राइट हैंड साइड में। तो क्या हुआ, m जो हो गया वो आपका m² हो गया, v²/m। और आप ये जानते हैं कि p यानी मोमेंटम आपका mv होता है। तो हम क्या कर सकते हैं, m² v² के जगह p² रख सकते हैं। तो E बराबर आपका हो जाएगा हाफ p²/m, या आप ये कह सकते हैं कि p²/2m। तो इस तरीके से हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी का हमारा फॉर्मूला जो है वो मोमेंटम की फॉर्म में आया, p²/2m। अब जैसे कि हम EV की बात करते हैं, E क्या है आपका, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो है, m आपका मास है, v क्या है, वेलोसिटी है, और जो यहाँ पे आपका E बराबर ev है, v आपका पोटेंशियल डिफरेंस दिखा रहा है। अब हमने क्या किया, क्योंकि दोनों एनर्जी हमने निकाली है, दोनों किसकी एनर्जी है, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, इसलिए हमने क्या किया, EV को इक्वेट कर दिया p²/2m से। तो यहां से जब हमने मोमेंटम निकाला तो मोमेंटम हमारा क्या हो गया, p बराबर √2mev, ये हमारा आ गया। ठीक है।
अब हम क्या करते हैं, हमारे पास P आ गया है। अब हमारा जो इक्वेशन नंबर 4 आया था, इक्वेशन नंबर 4 आया था लैम्डा बराबर, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, लैम्डा बराबर h अपॉन पी। तो यहाँ पे हम P की वैल्यू रख देंगे, ठीक है। तो हमने क्या रखा, लैम्डा बराबर h अपॉन पी में इस वैल्यू को रखा। तो लैम्डा बराबर आ गया h अपॉन अंडर द रूट 2 MEV। तो ये हमारा लैम्डा निकला। अब जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा फॉर्मूला आ गया, ठीक है। अब क्या किया हमने, इसमें सारी वैल्यूज को रख दिया। क्या किया, सारी की सारी वैल्यूज जो हमें पता है वो हमने रख दी है। तो हमने क्या किया, लैम्डा बराबर h की जगह आप यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो ये आपका जो है प्लैंक कांस्टेंट जो है वो हमने रख दिया है 6.63 इंटू 10⁻⁻34 अपॉन, ये आपका क्या हो गया, h की वैल्यू है, अपॉन अंडर दी रूट 2, ठीक है, 2 है, मल्टीप्लाई किससे करना है, आपका m यानी मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन के की बात कर रहे हैं, तो हम किसका द्रव्यमान लेंगे, इलेक्ट्रॉन का। 9.1 इंटू 10⁻31। फिर है आपका E यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन में कितना चार्ज है आप जानते हैं, 1.6 इंटू 10⁻19, ठीक है। तो ये आपका, और आपका वोल्टेज को हम V रख देंगे कि हमने वोल्टेज को V माना है। अब इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो लैम्डा की वैल्यू आएगी वो ये आएगी, यानी लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन अंडर द रूट V एंगस्ट्रॉम। यानी हमारी जो लैम्डा की फाइनल वैल्यू आएगी, लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन अंडर द रूट V, ये आ जाएगी, और ये आपका एंगस्ट्रॉम में होगी ये वैल्यू। तो इस तरीके से हम एक एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ फाइंड कर सकते हैं। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन का नेचर वेव होता है, इसकी बात हम कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, कि इलेक्ट्रॉन का जो नेचर होता है वो वेव नेचर होता है। पहले हमने रेडिएशन की बात करी, हमने ये कहा जो आपकी रेडिएशन होती है, जो आपकी तरंगे होती है, रेडिएशंस होती हैं, जो आपकी रेडिएशंस होती है वो वेव और पार्टिकल नेचर दोनों शो करती है। इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है, हम ये बता रहे हैं कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है वो भी क्या करता है, वेव नेचर शो करता है। तो अगर हम वेव नेचर को अगर समझना चाहते हैं तो ये हमारा जो है डेविएशन और जर्मर एक्सपेरिमेंट के थ्रू हम इसे बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। और इसके जरिए ये दिखाया गया कि जो आपका स्लो मूविंग इलेक्ट्रॉन होता है, यानी ऐसा इलेक्ट्रॉन जो कि धीमी गति से चल रहा है, उस पे वेव नेचर होता है। The wave nature of slow moving electron has been established experimentally by Deviation and Germer in 1927. 1927 में डेविसन और जर्मर द्वारा प्रयोगात्मक रूप से धीमी गति से चलने वाले इलेक्ट्रॉनों की तरंग प्रकृति की खोज की गई। तो ये आपका डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट था। इसका सेटअप आप यहाँ पे देख सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपको एक फिलामेंट दिख रहा है जो कि एक लो टेंशन बैटरी से कनेक्टेड है। इसके आगे एक सिलेंड्रिकल जो है, एक सिलेंडर लिया गया है जिसे हमने एनोड माना है, और जो आपका जो फिलामेंट है इसे हम कैथोड मानते हैं। ठीक है, ये कैथोड है, यहाँ से आपकी इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलेंगे
और जो आपका ये बीच का जो ये पोर्शन है ये सिलेंड्रिकल पार्ट है, ठीक है, इसको हम ए मान लेते हैं और इस फिलामेंट को हम सी मान लेते हैं। अब क्या होता है, इसके बीच में एक होल है, छेद है, जहां से आपके इलेक्ट्रॉन जब पास होंगे तो एक बीम के फॉर्म में वो निकलेंगे और फिर वो जो निकल का टारगेट है इस पे वो पड़ेंगे और फिर आपके जो ये इलेक्ट्रॉन्स हैं ये क्या होंगे, डिफ्रेक्ट होंगे, इधर उधर बिखर जाएंगे और फिर हम एक डिटेक्टर के माध्यम से इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करें। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इस फिलामेंट की, तो जो ये आपका फिलामेंट है ये बेसिकली टंगस्टन का बना होता है जिसके ऊपर बेरियम ऑक्साइड की कोटिंग होती है। इसे हम लो टेंशन बैटरी से कनेक्ट करते हैं और यहाँ से क्या होता है, आपके इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। अब जब ये इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं या इलेक्ट्रॉन्स इससे निकलते हैं, उत्सर्जित होते हैं, तो वो यहाँ पे एक मेटेलिकल सिलेंडर हम रखते हैं जिसके बीच में हमें लंबा सा यहाँ पे होल करा रहता है, छेद किया रहता है। उसके जरिए वो एक बीम की फॉर्म में, यानी जो आपके इलेक्ट्रॉन्स है वो एक बीम की फॉर्म में इस जो ये आपका सिलेंडर है इससे पास होते हैं और फिर जब ये पास होते हैं तो फिर ये जो निकल का टारगेट है इस पे ये पड़ते हैं। अब जो आपका ये फिलामेंट है ये बेसिकली ये कैथोड का काम करता है और ये जो आपका सिलेंडर मेटेलिक सिलेंड्रिकल है ये एक एक्सेलरेटिंग एनोड का काम करता है। जब आपके इलेक्ट्रॉन बीम इस निकल टारगेट पे पड़ते हैं तो क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम या इलेक्ट्रॉन्स के संपर्क में आते हैं ये उसको क्या करते हैं, उस पर एनर्जी देते हैं और फिर इससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स इजेक्ट होते हैं। क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं और वो इधर उधर स्कैटर हो जाते हैं यानी बिखर जाते हैं। फिर हम एक डिटेक्टर के माध्यम से हम क्या करते हैं, उस इलेक्ट्रॉन को हम डिटेक्ट करते हैं और बेसिकली इसे हम इस तरीके से लगाते हैं कि ये बिल्कुल सर्कुलर, इसके चारों तरफ सर्कुलर फॉर्म में ये मूव कर सके। A fine beam of accelerated electron obtained from electron gun is made to fall normally on the surface of nickel crystal. The incident electrons are scattered in different direction by the atoms of the crystal. अब क्या हो रहा है बेसिकली, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जो एक्सेलरेट हो रखे हैं, जो यहाँ से पास हो रहे हैं, निकल के क्रिस्टल पे पड़ रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, ये उस पे पड़ते हैं और जैसे ही वो निकल के क्रिस्टल के सरफेस पे पड़ते हैं तो वो स्कैटर हो जाते हैं अलग अलग दिशाओं। अब अगर हम इंटेंसिटी की बात करें, इलेक्ट्रॉन बीम की जो इंटेंसिटी है जो कि चारों तरफ फैल गई है, चारों तरफ स्कैटर हो गई, बिखर गई है, उसको हम डिटेक्टर के माध्यम से, जो आपका डिटेक्टर है, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं एक डिटेक्टर है जो कि सर्कुलर फॉर्म में इस निकल टारगेट के चारों तरफ घूम सकता है। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस डिटेक्टर के माध्यम से हम जो इलेक्ट्रॉन बीम स्कैटर हुई है उसको हम डिटेक्ट करते हैं। By rotating the electron detector on circular scale at different positions, the intensity of scattered beam is measured for different value of scattering angle and the angle between the incident and the scattered electron beam. अब हम क्या करते हैं, बेसिकली जो हमारा आपका जो डिटेक्टर है उसे हम सर्कुलर स्केल में घुमा सकते हैं, तो हम क्या करते हैं, उससे हम अलग अलग एंगल, अलग अलग स्कैटरिंग एंगल के लिए जो आपके इलेक्ट्रॉन है उनकी इंटेंसिटी क्या है ये हम देखते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं और हम क्या करते हैं, जो हमारे इंसिडेंट है, इंसिडेंट एंगल यानी जिस एंगल पे वो पड़ रहा है और जो हमारे स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन बीम है उसको हम मेजर करते हैं। इलेक्ट्रॉन गन से प्राप्त त्वरित इलेक्ट्रॉनों का एक महीन पुंज निकेल क्रिस्टल की सतह पर सामान्य रूप से गिरने के लिए बनाया जाता है। घटना इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल के परमाणुओं द्वारा अलग अलग दिशाओं में
बिखरे हुए हैं। जो आपके स्कैटर्ड इलेक्ट्रॉन है उसे अलग अलग दिशाओं में किया जाता है, बिखर जाते हैं वो। किसी निश्चित दिशा में प्रकीर्णित इलेक्ट्रॉन पुंज की तीव्रता संसूचक की सहायता से ज्ञात की जाती है। इलेक्ट्रॉन संसूचक को विभिन्न स्थितियों में वृत्ताकार पैमाने पर घुमाकर प्रकीर्णन कोण, अपतित कोण, प्रकीर्णन इलेक्ट्रॉन पुंज के बीच के कोण के विभिन्न मानों के लिए प्रकीर्णित किरण पुंज की तीव्रता मापी जाती है। अब बेसिकली क्या होता है, जब ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म होता है, जब इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो जो है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज को चेंज किया जाता है बार बार, और कितना रखा जाता है, 44 वोल्ट से 68 वोल्ट तक इसे चेंज किया जाए। और फिर इस बेस पे ग्राफ बनाया गया। ठीक है, तो जब ग्राफ बनाया गया इस बेस पे तो ये देखा गया, ये नोट किया गया कि जो आपका एक्सेलरेटिंग वोल्टेज है जब वो 54 वोल्ट होता है, क्या होता है, 54 वोल्ट होता है, तो क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है इलेक्ट्रॉन की वो बहुत ज्यादा शार्प होती है, बहुत तेज होती है। और उस समय आपका जो स्कैटरिंग एंगल होता है, ठीक है, जो स्कैटरिंग एंगल होता है वो कितना होता है आपका, 50 डिग्री। ठीक है, क्या कितना होता है, 50 डिग्री होता है। इसे हम 5 से डिनोट करते हैं। तो ये ऑब्जर्व किया गया जब 44 से, ठीक है, 44 से 68 वोल्ट तक का वोल्टेज जो है इस एक्सपेरिमेंट में दिया गया। तो इसका जो ग्राफ है आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या है, इंटेंसिटी और स्कैटरिंग एंगल के बीच में ग्राफ बना। ये आपका इंटेंसिटी है, यानी तीव्रता, और ये आपका क्या है, स्कैटरिंग एंगल है। तो ये आपका स्कैटरिंग एंगल और इंटेंसिटी के बीच में ग्राफ है। स्कैटरिंग एंगल को हम 5 से डिनोट करते हैं और ये ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो हम ये देख सकते हैं कि जो 50 डिग्री का जब स्कैटरिंग एंगल होता है तो उस समय जो ग्राफ है उसके यहाँ पे ये क्या है, पीक है। तो यानी 50 डिग्री सेल्सियस में, सॉरी 50 डिग्री में क्या बोलते हैं कि जो 50 डिग्री होता है, 50 डिग्री होता है, उसमें क्या होता है, आपकी जो इलेक्ट्रॉन्स की इंटेंसिटी होती है वो सबसे ज्यादा होती है। The appearance of peak in a particular direction is due to constructive interference of electron scattered from different layer of regularly spaced electron of the crystal. That is, the diffraction of electron takes place. This establishes the wave nature of electron. अब है कि जो पीक होती है, जब हम पीक की बात कर रहे हैं, जब हम उस ग्राफ की चोटी, जो उसमें चोटी बनी है, पीक बनी है, उसकी जब हम बात करते हैं तो ये बेसिकली कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कारण होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन्स हैं जब वो स्कैटर होते हैं अलग अलग लेयर में तो उनके बीच में क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, इसके कारण ऐसा होता है। तो इससे हमें क्या पता चलता है, क्योंकि हमने जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कब पढ़ा था, जब हम लाइट के वेव नेचर की बात कर रहे थे। तो हमें सिर्फ वेव यानी तरंग प्रकृति, जब हम प्रकाश की तरंग प्रकृति की बात कर रहे थे तो उसमें ही हमने कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में समझा था। तो इस जो ये हमने एक्सपेरिमेंट किया इससे हमें पता चला कि पीक इसलिए आई है क्योंकि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हुआ है इलेक्ट्रॉन का, यानी कि जो आपके इलेक्ट्रॉन्स हैं इनका नेचर कैसा है, वेव नेचर यानी तरंग प्रकृति। अब अगर हम फिगर से नोट करें, जैसे कि हमने देखा कि जो 50 डिग्री का स्कैटरिंग एंगल होता है तब क्या होता है, आपके जो एंगल है, ठीक है, जो आपका स्कैटर्ड बीम का जो एंगल है वो जब 50 डिग्री होता है तो आपकी जो इंटेंसिटी है इलेक्ट्रॉन्स की वो सबसे ज्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन्स की तीव्रता सबसे ज्यादा होती है। तो हम इस एंगल को क्या कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, ग्लांसिंग एंगल भी कहते हैं। एंगल बिटवीन स्कैटर्ड बीम
ऑफ इलेक्ट्रॉन विथ प्लेन ऑफ एटम ऑफ द क्रिस्टल, यानी क्रिस्टल जो आपका क्रिस्टल है, निकल का जो क्रिस्टल है उसका और जो स्कैटर बीम है इलेक्ट्रॉन की, उसके बीच का जो एंगल है वो आपका कौन सा एंगल है? ग्लैंसिंग एंगल है। और जो आपकी इलेक्ट्रॉन बीम है, इनका जो एंगल है वो हम इस तरीके से शो करते हैं। ये आपका एंगल है, ठीक है, ये आपका स्कैटरिंग एंगल है, इसे हम फाइस मान लेते हैं। एक इस तरीके से बनेगा और ये आपका एंगल थीटा हो जाएगा और ये वाला एंगल भी आपका थीटा हो जाएगा। ये आपका क्या है? एंगल फाई स्कैटरिंग एंगल है। एक एंगल इस तरीके से बनेगा, ये आपका थीटा एंगल हो जाएगा और ये भी आपका थीटा एंगल हो जाएगा। अब ये जो थीटा एंगल है इसकी वैल्यू हम निकालते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम फिगर को देखें तो फिगर को अगर हम देखते हैं, ये आपका क्या है? एक स्ट्रेट लाइन है, सीधी रेखा है। और आप ये देख सकते हैं कि थीटा प्लस फाई प्लस थीटा आपका 180 डिग्री यानी 180 डिग्री के बराबर हो रहा है। यानी हमारे पास क्या आया? थीटा प्लस फाई प्लस थीटा बराबर 180 डिग्री, जो कि हमारा फिगर से आया। अब आप ये जानते हैं कि जो आपका स्कैटरिंग एंगल है, फाई की वैल्यू 2 फाई हो जाएगा, 2 थीटा हो जाएगा, प्लस फाई की वैल्यू कितनी है? 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2 थीटा प्लस 50 डिग्री बराबर 180 डिग्री। 2 थीटा बराबर आपका कितना आ जाएगा फिर? 130 डिग्री। अगर हम थीटा की वैल्यू निकाले हैं, जो आपका क्या है? ग्लांसिंग एंगल है, जिसे हम थीटा लिख रहे हैं, ठीक है। अगर हम ग्लांसिंग एंगल की वैल्यू निकालें तो ये हमारी आ जाएगी हाफ 130 डिग्री, यानी थीटा की वैल्यू आपकी 65 डिग्री आ गई, यानी ग्लांसिंग एंगल हमारा 65 डिग्री आ गया। अब अगर हम निकल के क्रिस्टल की बात करें तो जो आपका निकल का क्रिस्टल होता है, अगर हम निकल की क्रिस्टल की बात करें तो निकल का जो क्रिस्टल होता है उसका इंटर एटॉमिक सेपरेशन जो होता है वो आपका 0.91 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक है। अब हम अगर ब्रैग लॉ लगाएं, अकॉर्डिंग टू ब्रैग लॉ, ब्रैग के नियम के हिसाब से, टू डी साइन थीटा बराबर आपका हो जाता है एन लैम्डा। और इस केस में हम फर्स्ट ऑर्डर की बात कर रहे हैं तो हमारी एन की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो हमारे पास 2d साइन थीटा बराबर लैम्डा हो जाएगा, ठीक है। अब हमारी थीटा जो ग्लांसिंग एंगल है वो 65 डिग्री है, 2d साइन 65 डिग्री बराबर लैम्डा, और आपका d की वैल्यू 0.91 है, तो लैम्डा बराबर 2 इंटू 0.91 इंटू साइन 65 डिग्री हो जाए। अब हम क्या करेंगे? इसे कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी 1.65 एंगस्ट्रॉम आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू इस तरीके से आ जाएगी। अब अगर हम डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस की बात करें, जैसे कि अभी हमने इलेक्ट्रॉन के लिए निकाला था कि जो आपका एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन है उसके लिए हमने जो है लैम्डा की वैल्यू निकाली थी, लैम्डा बराबर 12.27 अपॉन अंडर द रूट वी। ये लैम्डा बराबर 12.27 बाय अपॉन अंडर द रूट वी एंगस्ट्रॉम जो है, ये हमारी लैम्डा की वैल्यू आई थी। अब हम क्या करेंगे? इस जो है जो v की वैल्यू हमारे पास है 54 डिग्री, उसको रख के जो है इस फॉर्मूले से हम वेवलेंथ निकाल देंगे। एक वेवलेंथ हमने इस तरीके से निकाली, अब हम कंपेयर कर रहे हैं कि दोनों तरीके से हमारी वेवलेंथ सेम आ रही है कि नहीं। तो हमारा जो है डी ब्रॉगली का जो
हाइपोथेसिस है उसके अकॉर्डिंग जो वेवलेंथ है एक्सेलरेटेड इलेक्ट्रॉन की वो होती है 12.27 अपॉन अंडर द रूट v। अब जैसे कि हम जानते हैं जो पीक वैल्यू है वो कौन सी वोल्टेज पे आती है आपकी 54 पे। तो हम इस तरीके से सॉल्व करेंगे। तो जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू 1.66 एंगस्ट्रॉम आ गई। तो इससे हमें क्या पता चला कि जो आपका डी ब्रॉगली वेवलेंथ है और जो हमारा डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट है, दोनों तरीके से जो हमारी वेवलेंथ की वैल्यू आई है वो लगभग बराबर आई है। तो यानी कि जो आपका, अगर हम किसी ऐसे इलेक्ट्रॉन की बात करें जो कि बहुत धीमी गति से चल रहे हैं, तो हम ये कह सकते हैं कि वो भी वेव नेचर को शो करते हैं। तो इस तरीके से हम इस टॉपिक को समझेंगे और इस तरीके से आपका डेविएशन जर्मर एक्सपेरिमेंट कंप्लीट हो गया है। तो बच्चों, आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स की तरफ। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये है, फाइंड द फॉलोइंग। पहला है मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी एंड द मिनिमम वेवलेंथ ऑफ एक्स रे प्रोड्यूस्ड बाय 30 किलोवोल्ट इलेक्ट्रॉन। यानी आपसे ये कहा गया है कि आपको मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी बतानी है, यानी अधिकतम आवृत्ति, और आपको क्या बताना है, 30 केवी जो इलेक्ट्रॉन्स जो है एक एक्सरे प्रोड्यूस करता है उसकी मिनिमम वेवलेंथ आपको निकालनी। अगर हम वोल्टेज की बात करें, ये हमें वोल्टेज क्या दिया गया है, 30 किलोवोल्ट, यानी 30 इंटू 10⁻³ वोल्ट हो गया, यानी 3 इंटू 10⁻⁴ वोल्ट। अब हम ये जानते हैं कि E बराबर आपका एच न्यू होता है और आपका E जो है बराबर आपका EV भी होता है। ठीक है, ये हमारा E बराबर एच न्यू और E बराबर EV होता है। दोनों को अगर हम, दोनों क्या है, एनर्जी के बारे में है, हम इन दोनों को फॉर्मूले को इक्वेट कर लेते हैं। तो एच न्यू बराबर आपका EV हो जाएगा। अब हमें सबसे पहले फ्रीक्वेंसी निकालनी है, यानी न्यू की वैल्यू निकालनी है। तो हमारा जो न्यू होगा, न्यू बराबर EV अपॉन एच हो जाएगा। E की वैल्यू जो है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 है। V की वैल्यू 3 इंटू 10⁻⁴ और H जो है प्लैंक्स कांस्टेंट 6.63 इंटू 10⁻⁻34। अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7.24 इंटू 10⁻18 हर्ट्ज। तो ये हमारी मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी आ गई, यानी अधिकतम आवृत्ति आ गई है। अब हम बी पार्ट को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मिनिमम वेवलेंथ निकालनी है। तो हम ये जानते हैं E बराबर आपका एच न्यू होता है। अब आप न्यू को C अपॉन लैम्डा लिख सकते हैं, और यहाँ पे हम मिनिमम वेवलेंथ की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपका लैम्डा मिनिमम होगा। तो जो लैम्डा मिनिमम है वो बराबर आपका हो जाएगा, और इसके साथ हमारे पास क्या है, हमारे पास जो है आपके पास जो वोल्टेज दी गई है और E की वैल्यू आपके पास है, तो हम इस वाले फॉर्मूले का इसके साथ यूज करते हैं। तो यानी E के जगह हम लिख देंगे EV। तो हमारा लैम्डा मिनिमम हो जाएगा HC अपॉन EV। H की जो वैल्यू है वो आपकी 6.63 इंटू 10⁻⁻34 होती है, आप ये जानते हैं। C की वैल्यू 3 इंटू 10⁸, क्योंकि ये स्पीड ऑफ लाइट है। E की वैल्यू 1.6
इंटू 10⁻⁻19 होती है, और v जो है वो आपको 3 इंटू 10⁴ आ गया आपका, क्योंकि जो आपकी v की वैल्यू है वो 30 kV है। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने के बाद जो हमारी वैल्यू आएगी 0.04 इंटू 10⁻⁻9 मीटर आएगा। तो ये आपका इस तरीके से ये वैल्यू आ जाएगी। तो बच्चों आज हमने जो है आपका डेविएशन एंड जर्मल एक्सपेरिमेंट समझा, और हमने ये देखा कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है उसका वेव नेचर भी होता है जब वो स्लो मूव करते हैं। इसके साथ हमने कुछ क्वेश्चन आंसर्स देखे। आई होप आपको वो क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। तो बच्चों नेक्स्ट लेक्चर में हम इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, आपको उन क्वेश्चंस को ट्राई करके आना है। तो बच्चों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।